हेलो। अगर आप बार बार प्रीलिम्स की साइकिल में फंस गए हो और आप एम कर रहे हो प्रीलिम्स 2026 के लिए, या फिर आप पहली बार अपेयर हो रहे हो प्रीलिम्स 2026 के लिए यूपी पीसीएस के, तो ये वीडियो आपके लिए है। सबसे पहले मैं आपको अपने बारे में बता दूं, मैंने 23 से पीसीएस की तैयारी शुरू करी थी, जो कि फर्स्ट अटैम्प्ट में मेरा नहीं हुआ था, लेकिन 24 वाला मैंने मेंस लिखा है और 25 वाले में मेरे 93 से 95 क्वेश्चन अराउंड सही होने के चांसेस हैं, क्योंकि 2 अभी आयोग ने बोला है डिलीट होंगे या फिर चेंज होंगे, तो उनका मुझे नहीं पता, पर मोस्ट प्रोबेबली मैं 25 का भी मेंस लिख रही हूँ। साथ में जब मैं लखनऊ में रह रही थी तो मैं ज्योति दीदी के साथ रहती थी। ज्योति मैम ने ऑलरेडी रैंक 21 लाया हुआ है 2022 में। ये और मैं सेम पीजी में रहते थे। मैम ने मेरी बहुत हेल्प करी है प्रीलिम्स के टाइम पे, क्योंकि तब मैम मेंस लिख रही थी और मैं उस टाइम फर्स्ट टाइम मैं 23 वाला देने वाली थी और वो मेरा नहीं अच्छा हुआ था। तो उसके बाद दीदी ने मुझे बहुत चीज़ें बताई थी जो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। अगर आप चाहो तो विभांशु पांडे के चैनल पे जाके ये वीडियो देख सकते हो। बहुत अच्छा चैनल है, बहुत छोटे से एक वीडियो में मैम ने अपनी चीज़ें बताई हुई हैं। आप ये भी देख सकते हो। साथ में मैं जो आपको बता रही हूँ डिफरेंट टॉपर्स की वीडियो से और ख़ुद के एक्सपीरियंस से, आप उसको भी देख सकते हो। सबसे पहले सोर्सेस। अगर आप ऑलरेडी सीरियस कैंडिडेट हो और आपने खुद के नोट्स बना रखे हैं, तो आप सिर्फ और सिर्फ अपने नोट्स पे ही भरोसा करो। मतलब आपको ना सिर्फ एक ही सोर्स रखना है अपना, जो भी आप कर रहे हो। अगर आपने अपने खुद के शॉर्ट नोट्स बना लिए हैं तो आप उसको करो, और अगर आप फर्स्ट टाइम अपने नोट्स बना रहे हो या आपने अभी तक कुछ नहीं किया है, तो आप सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स के लिए है, तो आप ये सुनो कि आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको सारे घटना चक्स पढ़ लेने हैं सब्जेक्ट वाइज। उसके साथ आपको करनी है लूसेंट, जो जीके वाली आती है। अगर आप हिंदी के हो तो आपको एक ब्लू कलर की आएगी, और अगर आप इंग्लिश मीडियम से हो तो आप येलो वाली लूसेंट कर सकते हो। आपको घटना चक्र के जब आप करोगे ना, जियोग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और इन्वायरमेंट, इन सारी जो घटना चक्र रहेंगी ना, ये काफ़ी वेल मतलब मोटी किताबें होती हैं, तो आप इसके बना लो शॉर्ट नोट्स। ठीक है, आपने सब्जेक्ट वाइज बना लिए शॉर्ट नोट्स। अब आपके पीवाईक्यूज इससे रेडी हो जाएंगे। साथ में आप एक रेफरेंस बुक कर लो हर सब्जेक्ट की, सिर्फ और सिर्फ एक रेफरेंस बुक, या आप कोई भी कोचिंग का मटेरियल उठा लो। ओनली आईएएस हो गया, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज हो गया, दे हो गया, तेजस हो गया, मल्टीपल सोर्सेज में से किसी भी आप एक कोचिंग का उठाओ, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे सब में सिमिलर ही चीज़ें लिखी हुई हैं। बस आपको उस पर ट्रस्ट करना है, आपको उनके खुद के नोट्स बनाने हैं। खुद के नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पेपर के पहले ना आप याद कर रहे हैं, बहुत दिक्कत आती है। अगर आपके पास खुद के शॉर्ट नोट्स होते हैं, वो आपके लिए बहुत ईजी हो जाता है याद करना चीज़ों को। साथ में अपनी राइटिंग से जो आप याद करते हो ना, क्योंकि आपने वो लिखा है, आपने उसको समझ के लिखा है, तो जो आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होती है वो भी अच्छे से आ जाती है। तो आपके कॉन्सेप्ट्स आपने अच्छे से कर लिए। बाकी जो अगर आपको चाहिए कि मैं वीडियो सब्जेक्ट वाइज सोर्सेज देखनी है, तो आप मेरे प्रीवियस वीडियोस देख लो, उसमें मैंने सब्जेक्ट वाइज बुक्स का सोर्स बता रखा है। पर सोर्स आपको सिर्फ एक रखना है। अगर आप मल्टीपल जगह जाओगे ना, आपका टाइम भी वेस्ट होगा। आपका जो एक कन्फ्यूज़न हो जाता है दिमाग में कि आपने इधर से कुछ और पढ़ा, वहाँ से कुछ और पढ़ा, जब आप आंसर टिक कर रहे होगे ना, तो आप गलत कर दोगे। ठीक है, तो आपने अपने बना लिए शॉर्ट नोट्स प्रीलिम्स के लिए। इसके बाद हम आते हैं रिवीजन पे। रिवीजन की टेक्निक्स क्या हैं, हम उस पर डिस्कस करेंगे। और रिवीजन में क्या है, सबसे पहले आप एक चीज़ करोगे, 3, 2, 1। ये मेथड होता है किसी भी चीज़ को आप पहली बार जब पढ़ रहे हो उसको समझने के लिए। जो आपने पेज खोला, आपने उसको 3 बार पढ़ा। कोई भी आपने पैराग्राफ पढ़ना है, आपने उसको 3 बार पढ़ लिया। ठीक है, इससे क्या होगा, आपके कॉन्सेप्ट्स जो क्लियर नहीं है वो हो जाएंगे। उसके बाद सेकंड, आपने उसको 2 बार बोल करके याद करने की कोशिश करी। यानी कि पहले आपने 3 बार उस चीज़ की रीडिंग करी। आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हो, आपने एक टॉपिक उठाया, आपने 3 बार उस टॉपिक को पढ़ा, 2 बार आपने उसको याद करने की कोशिश करी उसी समय। और फिर जो ये एक है 3, 2, 1 का, ये आप एक नया रिफ्रेश पेज लोगे। आपको जो भी याद आएगा इस बुक को बंद करने के बाद, आपने इस पेज को बंद कर दिया, अब आपको जो याद आ रहा है अब वो यहाँ पे आप लिखोगे। ठीक है, अब आपने जब लिख लिया है, तब आप इस वाले पेज को और इस वाले पेज को मिलाओगे। जो यहाँ से मिसिंग है वो आपको याद रखना है, क्योंकि जो चीज़ें आपने लिख ली हैं ना वो आपको याद हो गई हैं, पर जो यहाँ पे मिस कर दिया आपने वो आपको नहीं याद हुआ है। 3, 2, 1 को, इसको हम सेकंड चीज़ एक और बोलते हैं एक्टिव रिकॉल। वो आप क्या होता है, जैसे आपने कोई चीज़ पढ़ी, ठीक है, उसको आप तुरंत आंखें बंद करके रिकॉल करोगे कि हाँ हाँ, अपने ब्रेन में एक मैप बना लोगे कि ये चीज़ ऐसे हुई थी, यहाँ से फिर ये हुआ, फिर ये हुआ। यानी कि इंग्लिश आए, उन्होंने यहाँ पे फैक्ट्रीज खोली, यहाँ पे वो आकर के इन किंग से बात करी, ये आपने एक मैप बना लिया अपने ब्रेन में।
ताकि आप जब रिवाइज़ करने बैठो ना, जब आप कुछ नया पढ़ रहे हो ना, तो वो आपको ऐसे करना है कि ये आपको याद ही आज ही कर लेना है। आप सोचोगे ना कि अरे ये तो मैं दोबारा पढ़ूँगा, तीसरी बार पढ़ूँगा, वो एक टेकन फॉर ग्रांटेड वाली हैबिट हो जाती है कि ना आप फिर वो पहली बार जितना अच्छे से ग्रैस्प कर लेते हो ना चीज़ें, वो हर बार नहीं हो पाती हैं। अब इसके अलावा एक और चीज़ हम करते हैं, वो है डिस्कशन। आप अगर लाइब्रेरी में पढ़ते हो या आपके पीयर्स हैं, आप उनके साथ डिस्कस कर लो। सब लोग मिलकर के एक टॉपिक पढ़ो, फिर उस टॉपिक को आप आपस में डिस्कस कर लो। इससे क्या होगा, कुछ चीज़ें जो आपने मिस करी हैं सामने वाला बंदा आपको बता देगा, जो उसने मिस करा है आप उसको बता दोगे। ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है। और अगर अगर ऐसा है कि आपका कोई जूनियर आपके साथ है, या आप लोग आपस में डिफरेंट 2 टॉपिक्स को लिख लो कि आज तुम ये ज्योग्राफी का में मानसून कर लेना, मैं टेक्टोनिक प्लेट्स कर लेता हूँ। आप ये वाला टॉपिक उसको समझा दो, वो आपको ये वाला टॉपिक समझा देगा। इससे क्या होगा, उसने आपको समझाया, आपको चीज़ें क्लियर हो गई, आपने उसको समझाया, उसको चीज़ें क्लियर हो गई। इसको हम बोलते हैं फाइनमैन टेक्निक। फाइनमैन एक साइंटिस्ट थे, वो बोलते थे कि अगर आप कोई भी टॉपिक अगर आप वो ऐसे पढ़ो ना कि आप एक 5 साल के बच्चे को उसको समझा सकते हो, इसका मतलब है कि वो टॉपिक आपको अच्छे से समझ आ गया है। तो ये तो हो गया हमारा रिवीजन। अब इसके अलावा तीसरी टेक्निक होती है रिवीजन में कि जो आपने आज पढ़ा है वो आप अगले वीक तक भूलने लगोगे, तो आपको इसको 5th डे पे याद कर लेना होता है। आपने फर्स्ट डे पढ़ा, उसको 5th डे रिवाइज़ किया, फिर उसका 5th डे जब आने वाला हो तब आप उसको रिवाइज़ कर लो, ताकि जो आपका मेमोरी ग्राफ है ना, वो ऐसे ऐसे होने की बजाय एक स्ट्रेट लाइन में चले कि आपने आज याद किया, फिर आपने यहाँ पे याद कर लिया, जहाँ भी शॉर्ट होने लगता है ना, अगर आप उसको याद करते रहोगे तो वो एंड तक आपको याद रहेंगी चीज़ें। अब ये तो हो गया रिवीजन की बात। रिवीजन के बाद क्या करें कि प्रीलिम्स निकल जाए, तो थर्ड थिंग पे हम आते हैं, वो है टेस्ट देना। टेस्ट देना क्यों ज़रूरी है, पहले तो ये डिस्कस करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है ना कि जब आप टेस्ट नहीं देते हो, या आप लोग सीधे मान लो गए, आप 2 घंटे का आपको पेपर करना है, आप 2 घंटे में पेपर पढ़ ही नहीं पा रहे हो। मैंने जब 24 वाला पेपर किया था, वो इतना लेंदी पेपर आया था कि कुछ लोगों ने बोला कि उन्होंने पेपर को ख़त्म ही नहीं कर पाया। 25 वाला भी आपने देखा होगा कि लेंदी पेपर था। अब ना ऑप्शंस में भी आपको ऑप्शंस मिल रहे हैं कि ये तो ABC हो रखा है, फिर आपको चूज़ करना है A एंड B ओनली, B एंड C ओनली। तो इसमें और लंबा प्रोसेस हो जा रहा है। तो आपकी जब टेस्ट आप दोगे ना, तो सबसे पहले क्या होगा कि आपकी जो टाइमिंग वाला इशू है वो ख़त्म होगा। अगर आपने लगातार टाइमिंग के हिसाब से 2-2 घंटे बैठ के टेस्ट लगा लिए, तो आप सबसे पहले तो टाइम लिमिट को मैनेज कर ले जाओगे। सेकेंडरी, कभी कभी ऐसा होता है कि आपने क्वेश्चन में कुछ आंसर कुछ और था, मान लो आपने B आंसर भरना था, गलत भर दिया, OMR में C। ये चीज़ें आप कैसे ख़त्म कर सकते हो, जब आप मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस करोगे। इसके लिए आपको कम से कम नहीं तो मिनिमम 50 टेस्ट लगाने होंगे प्रीलिम्स के। ये इसलिए ज़रूरी है कि आप ये गलती छोटी छोटी ना करो, आप आता हुआ गलत ना करो। आपको कभी कभी होता है बहुत आसान क्वेश्चन होता है, हम ये नहीं समझ पाते ये पूछ क्या रहा है, वो गलत हो जाता है। मैं आपको अपना बताती हूँ, 24 में मैंने क्या मिस्टेक करी थी कि उसमें मैचिंग आई थी, इस साइड नेशनल पार्क था और इस साइड स्टेट, या हाँ स्टेट था। मैंने उसको सही मैच कर लिया, 1 2 3 यहाँ है, यहाँ 1 2 3 है, मैंने यहाँ सही मैच किया, सब बढ़िया था। मैंने ऑप्शन चेक करे, उसमें जैसे 2 का A है, मतलब यहाँ 1 का C है, 2 का A है, 3 का D मान लो और 4 का B मान लो। ठीक है, मैंने सिर्फ ये 2 चेक किए, ये 2 मैं चेक करना भूल गई, यहाँ मैंने सही मैच कर रखा था, यहाँ मैंने ऑप्शन गलत टिक कर दिया। ये सारी चीज़ें तब नहीं होती हैं जब आप मल्टीपल टेस्ट लगा के गए होते हो। ऐसा नहीं है कि मैंने टेस्ट नहीं लगाए थे, पर 1-2 मिस्टेक्स होनी ही होनी है, उसके लिए आपको बहुत अवेयर रहना पड़ेगा। अब ये मिस्टेक आपको मिनिमम करनी है, मिनिमाइज़ करनी है, कम से कम करनी है, उसके लिए आपको लगाने हैं टेस्ट। अब टेस्ट लगाने के लिए क्या करें, ये आप सोचेंगे, आप सोचोगे कि कितनी कोचिंग की टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करना ज़रूरी है। देखो, मैं तो यही सजेस्ट करूँगी, ऑफ़ कोर्स ये इलेजिटिमेट तरीका है कि आप उनकी कोई टेस्ट सीरीज़ नहीं खरीदते हो, आप कहीं से पा जाते हो, पर आप किसी भी स्टेशनरी जाओगे ना, आपको सारी कोचिंग्स के टेस्ट मिल जाएंगे। मैंने क्या किया था, एक स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के टेस्ट लिए थे, ध्येय के लिए थे और दृष्टि के लिए थे। इसके अलावा भी बहुत सारे कोचिंग्स हैं, आप किसी के भी ले सकते हो। हाँ, UPPCS 1 भी एक कोचिंग है, मतलब वो टेलीग्राम पे चैनल है, उनके टेस्ट भी ठीक थे, मैंने उनकी क्विज़ लगाई थी। आप इन 3 में से किसी का भी ले लो या आप अपने हिसाब से ले लो। इसके अलावा मैंने टेक्स्ट बुक का पास ख़रीदा हुआ था, मेरे फ्रेंड ने, उससे मैंने शेयर किया था। तो हम टेक्स्ट बुक पे PYQs लगाते थे, क्योंकि इससे ना क्या होता है, आपने अभी टिक किया, आपको तुरंत सॉल्यूशन मिल जाएंगे। तो मुझे PYQs के लिए सबसे बढ़िया टेक्स्ट बुक लगता है। आप किसी भी PYQ को घटना चक्र से भी लगा सकते हो, ऐसा नहीं है, पर मुझे अपना पर्सनली बता रही हूँ, मुझे टेक्स्ट बुक ऑनलाइन के लिए सही लगता है। पर ऑफलाइन टेस्ट देना भी ज़रूरी है,
क्योंकि ऑनलाइन में आप ना सिर्फ टिक करते हो जाता है, तो जो OMR फिलिंग वाला टाइम होता है ना वो काउंट नहीं होता। इसलिए अगर आप ऑनलाइन टेस्ट दो तो उसमें सिर्फ 1.5 घंटा मान के चलो कि 30 मिनट्स तो आप OMR भरने में ही लगा दोगे। अब इसके बाद आते हैं कि इन सबसे बेस्ट कोचिंग कोई नहीं होती है, आप बस इनके टेस्ट दो। मान लो आपने स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का दिया, आपने लगाए 150 क्वेश्चंस, आपके जो भी मार्क्स बन रहे हैं वो मैटर उतना नहीं करते हैं। अब आप बैठ के ना इनका सॉल्यूशन पढ़ोगे पूरा पूरा बहुत अच्छे से। आपने पढ़ा सॉल्यूशन, अब आपके जो भी टॉपिक्स गलत हुए हैं या जो टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपको लगता है कि आपने ये तो पढ़ ही नहीं रखा था, उनको अपना एक A4 शीट लोगे, उसमें लिख लो। या फिर अगर आपने जहाँ नोट्स बना रखे हैं, मान लो आपने जियोग्राफी में मॉनसून गलत कर रखा है, मॉनसून में जाओगे वहाँ पे अपना जो भी आपने गलत कर रखा है उसको ऐड करो, तुरंत अपने नोट्स को अपडेट करिए। टेस्ट लगाने का यही सबसे बड़ा मकसद है कि आप उसको अच्छे से एनालाइज कर रहे हो या नहीं। आप उसमें ये देखो कि आपने क्या यहाँ पे आता हुआ गलत किया है, या किस तरह की मिस्टेक्स हैं जो आप सबसे ज़्यादा करते हो, उनको आपको मेन पेपर में जाके नहीं करना है। जैसे मैंने आपको अपना मैचिंग वाला बताया, ये सेम चीज़ जो मैंने मैचिंग यहाँ पे गलत करी है ना, उसको मैंने 25 में इतनी बार रिपीट, मतलब इतनी बार मैंने उसको सही करा है ना, मतलब जितनी बार मैं मैचिंग के क्वेश्चन करती थी मुझे स्टक कर गया था कि मैचिंग मुझसे गलत हुई है, वो मुझे गलत करनी ही नहीं है। और आपने देखा होगा 25 में कितने सारे मैचिंग के क्वेश्चन आए थे और मेरे सारे के सारे सही हैं। हाँ, ऐसा है कि जो नहीं आ रहे थे वो अलग चीज़ है, पर वो मेरे लिए एक बहुत बड़ी विक्ट्री है कि मैंने सारे ऑप्शन सही करे हुए हैं। एक तो ये हो गया। इसके बाद टेस्ट का क्या फ़ायदा है कि आपने अपने नोट्स अपडेट करने हैं, नोट्स अपडेट करा, उसको एनालाइज़ किया, उससे अपनी मिस्टेक सही करी। जब आप ये सारी चीज़ें कर लोगे ना तभी टेस्ट लगाने का फ़ायदा है। और ये मत करना कि आप 50 कोचिंग के 50 टेस्ट लेके चले आ रहे हो और कोई भी ढंग से नहीं लगा रहे हो, ऐसा मत करना। भले ही आप 10 टेस्ट लगाओ, ठीक है, पर इतने दिल से लगाओ, इतने अच्छे से उनको एनालाइज करो कि वो 10 आपको फ़ायदा करें। और इसके अलावा ना जब प्रीलिम्स आ रहा होता है, जैसे मान लो जून में प्रीलिम्स है, तो मई से ही ओपन मॉक टेस्ट होने लगेंगे, जो मैंने कि दिसंबर, मतलब मैंने 25 में भी काफ़ी दिए थे और मैंने 22 में भी दिए थे, सॉरी 24 में भी दिए थे। उससे क्या होता है कि आप जब मॉक टेस्ट देते हो ना जाके, एक तो आपको पीयर प्रेशर का पता चलता है कि आसपास आपके जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, और आपको अपना पता चलता है कि कैसे आप टाइम लिमिट में लगा सकते हो। जैसे GS वर्ड है, इनका मॉक टेस्ट हुआ था 25 में, मैं इनका नहीं दे पाई थी क्योंकि मैं इस साल घर से प्रिपेयर कर रही थी, लेकिन जब मैं लखनऊ में थी तो मैंने बहुत सारी कोचिंग्स के ओपन मॉक्स दिए थे। GS वर्ड हो गया और ध्येय हो गया, इसके अलावा दृष्टि ने भी शायद कराया था, उनका भी मैंने दिया था जा करके। और एक और कोचिंग है मुझे शुभ्रा रंजन मैम की, उन्होंने भी, वो हालांकि कराते UPSC का ही है, पर लखनऊ में वो इसका भी ओपन मॉक टेस्ट कराए थे और इसमें मेरी 6th रैंक आई थी। तो मुझे बहुत कॉन्फिडेंट फील हुआ था उस टाइम पे, क्योंकि इनका जो पेपर था वो काफ़ी अच्छा पेपर था। तो अगर आपको इनका ओपन मॉक पता चलता है तो आप इसको लगाओ जाके। बस ये है कि आपको इसके लिए लखनऊ या कानपुर जैसी सिटी में होना ज़रूरी है या इलाहाबाद में होना ज़रूरी है। अगर आप घर पे हो तो आप ऑनलाइन मॉक लगा सकते हो, पर स्टिल ऑफलाइन लगाना बहुत ज़रूरी है ताकि आप एक रियल एग्ज़ाम जैसा फ़ील ले सको। फिर हम आते हैं करंट अफेयर्स पे। करंट अफेयर्स की कितनी वैल्यू है आपको भी पता है। करंट अफेयर का मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, आप चाहो तो उसको देख लो, क्योंकि करंट अफेयर से 25 से 30 क्वेश्चन आराम से आते ही आते हैं, जो आपको करना ही करना है। करंट अफेयर मैंने तो मंथली करे हुए हैं, मैं सबको यही सजेस्ट करती हूँ मंथली करो। मंथली में क्या होता है कि आप हर महीने पढ़ते रहते हो तो लास्ट टाइम आपके ऊपर बहुत बर्डन नहीं पड़ता है। अब आप मंथली का क्या करो, हफ्ते में एक दिन निकाल लो, मैं संडे को सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर ही रिवाइज़ करती हूँ। जैसे मान लो अभी तो चांसेस हैं कि पेपर जून में होगा 26 वाला, ठीक है। अब जब 26 का पेपर जून में होगा तो आपको पिछले 2025 के जून से लेकर के 2026 के मई तक का आपको पढ़ाना है, ठीक है। ये आपने मई तक का पढ़ना है। अब आप क्या करोगे, अब जैसे जून से लेके आज दिसंबर आने वाला है, इतने तो आपके पास ऑलरेडी 6 महीने हो रखे हैं ना, तो इसको कैसे कवर करना है। इसको कवर करने के लिए आप सबसे पहले संडे चूज़ कर लो। आप इस दिन किसी भी एक सिंगल मंथली सोर्स को पकड़ो, वो आपके ऊपर है, आपको किसकी लैंग्वेज समझ आती है अच्छे से, किस कोचिंग का आप करना चाहोगे वो पकड़ लो, और उसको हर संडे को मंथ वाइज रिवाइज़ करते चलो। खुद का शेड्यूल बना लो कि कैसे मुझे करना है फिनिश, वो आपके ऊपर है। या मैं आपको अपना प्रोसेस बता देती हूँ कि मैं क्या करती हूँ। संडे मैंने उठाया, सबसे पहले आप उठाओ जून 2025, आप इसको ख़त्म कर लो, ठीक है। नेक्स्ट संडे आप उठाओ जुलाई जुलाई 2025,
आपने इसको ख़त्म किया और इसको रिवाइज़ किया, ये नेक्स्ट संडे आपने करना है। फिर अगला संडे आएगा, आपने जुलाई रिवाइज़ किया, आपने जून रिवाइज़ किया, अब आप पढ़ोगे अगस्त, यानी कि अब आपका 3 महीने क्लियर हो गया। सेम अगले संडे करोगे, जुलाई किया, जून किया, अगस्त किया, अब आप पढ़ोगे सितंबर। ऐसे करते करते ना दिसंबर, मतलब 4-5 संडेज़ में आपका 6 संडे में 6 के 6 महीने ख़त्म हो जाएंगे। अब आप सोच रहे होगे कि इतना सारा मंथली होता है, कैसे पढ़ पाएंगे? तो इतना सारा नहीं होता है, ज़्यादा ज़्यादा 60 पन्ने होते हैं। अगर आपको पूरे दिन में कुछ नहीं पढ़ना है तो आप इतना पढ़ सकते हो, क्योंकि प्रीलिम्स के लिए आपकी वैसे भी रीडिंग स्किल्स बहुत होनी चाहिए कि आप दिन में कम से कम नहीं तो 100 पन्ने तो ख़त्म कर ही सको। और अगर नहीं है तो इसको बनाइए, क्योंकि पेपर इतना जल्दी हैवी आ रहा है ना, इतना लेंदी पेपर आ रहा है। आप देखो, मैच करोगे ना, 2020 का असली वाला पेपर उठाओ और 2025 को उठाओ, 20 वाला 10, 12, 13, 18 पन्ने का होएगा, अभी वाला 26, 27 पन्ने का है। भाई पेजेस आपको आदत हो जानी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की। फिर हम आते हैं मिसलेनियस टॉपिक पे। मैंने 2023 में क्या गलती करी थी, मिसलेनियस में बहुत चीज़ें आती हैं, सेंसस हो गया, फॉरेस्ट वाला डेटा हो गया, एग्रीकल्चर डेटा हो गया, मिनरल डेटा हो गया। मैंने सोचा ये मैं खुद ही पढ़ लूँगी सारा का सारा PIB से। तो मैं उस चक्कर में ना इतना टाइम वेस्ट कर दिया था मैंने 23 में कि वो ख़त्म ही नहीं हो रहा है। इतना ज़्यादा कंटेंट हो गया था कि मुझे समझ ही नहीं आया मैं क्या करूँ। फिर दीदी ने मुझे बोला, वो दीदी ने स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को काफ़ी मुझे बोला था, इसीलिए मैं लोगों को भी बोलने लगी हूँ। पर मैं उनका ईयरली हमेशा मना करती हूँ करने से, क्योंकि वो 17-18 घंटे का वीडियो होता है, उसमें बहुत टाइम जाता है और वो उतना मतलब हमारे काम नहीं आता, क्योंकि लास्ट में ना बहुत कन्फ्यूज़न होने लगती है। फिलहाल अब तो बहुत सारे कोचिंग्स आ गए हैं, पर आप किसी भी कोचिंग का एक मिसलेनियस जो आता है ना PDF, उसको उठा लो। सिर्फ और सिर्फ एक सोर्स आपको करना है मिसलेनियस का, किसी भी कोचिंग का। मैं इतनी बार बोलती हूँ कि भाई सिर्फ एक सोर्स करो, क्योंकि मैं खुद 23 वाला इसीलिए सिर्फ मेरा रह गया था, क्योंकि मैंने टाइम बहुत वेस्ट कर दिया था। इधर पढ़ना है, उधर पढ़ना है, दुनिया भर का पढ़ती रहो, PDF कलेक्टर बन जाओ, असली वाला भूल जाओ। मैंने स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का मिसलेनियस वाला PDF लिया था इस बार। सिर्फ उसको पढ़ो मल्टीपल टाइम्स, उसमें सारा कुछ आ जाता है। जितना आपकी कॉम्पिटिटर को आता है उतना अगर आपको आता रहे ना, बस उतना ही है। कट ऑफ जाता है 128 मैक्स अभी तक गया है 23 में। जनरल का, फीमेल का जाता है 124, 125। इससे ज़्यादा 200 में 200 तो कभी नहीं जाने वाला। आपका है कि जितना सब कर लें उतना तो आप कर ही लो, इसके अलावा प्लस हमेशा 1+10 क्वेश्चन करने का सोचो, ठीक है? करके तो जो आओगे आओगे, पर सही कितना करना है वो मेन मुद्दा है। तो मिसलेनियस कहाँ से पढ़ना है आपको? यहाँ से। इसके अलावा लूसेंट में ना लास्ट में जो इंडियाज़ फर्स्ट वुमेन, इंडियाज़ फर्स्ट स्पेस वुमेन, ये सब दिया हुआ है, वो डेटा एक बार याद कर लो। पहला वाइस एडमिरल कौन था, पहला CAG कौन था, पहली इलेक्शन कमिश्नर कौन लेडी थी, कौन जेन मेल थे, ये सब आप वहाँ से कर लो लूसेंट से, ठीक है? और मिसलेनियस आप किसी भी कोचिंग के मिसलेनियस के PDF से कर लो। अब इसके बाद आते हैं PYQs सुन सुन के आप भी सोचते होगे कि ये क्या ही जादू है। भाई जादू है ये। 23 में एटलीस्ट नहीं तो 70 क्वेश्चन रिपीट हुए होंगे। 24 का पेपर आपने भी देखा था, सबने बोला PYQs नहीं आए। बात बिल्कुल गलत है। ये पूरी की पूरी थीम्स रिपीट हुई थी। जो जो चीज़ें हर साल बस सेम क्वेश्चन नहीं थे, पर थीम्स रिपीट तो हुई थी। 25 वाला पेपर का कट ऑफ इसीलिए मुझे लगता है हाई जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये PYQ बेसिस पे आया था। PYQs आप UPSC में, PCS में छोड़ ही नहीं सकते हो, बिल्कुल नहीं छोड़ सकते हो। अब PYQs में करना क्या है? जैसे PYQs में मान लो कि बुक्स पे हमें क्वेश्चन आता है, ठीक है, कि बुक्स किसने लिखी, कोई बुक है किसने लिखी, आपने इतना कर लिया। अब क्या हुआ था ना, PCS 2024 में क्वेश्चन आया था, एक बुक थी कि ये इसका राइटर कौन है, ठीक है। सेम क्वेश्चन जब RO का मेंस हुआ था, उसमें आया था कि ये बुक किस कंटेक्स्ट में लिखी गई है, मतलब गुजरात की किस वॉर के बारे में थी, कुछ ऐसा, कुछ मुझे नाम नहीं याद आ रहा एग्जैक्टली, पर उस बारे में थी कि ये बुक का कंटेक्स्ट क्या था। तो आप जब ऑप्शंस भी देखो ना, उसका भी आगे पीछे का जान लो। उससे जब आप आगे पीछे का जाने रहोगे ना, तो आपको पता रहेंगी चीज़ें कि अगर ये भी आता है तो कैसे सही करना है। आप ना उस राइटर, जैसे मान लो बुक का ही हम बात करते हैं, राइटर है किसके कॉन्टेम्परेरी है, उसके समय कौन सा राजा था, किस राजा ने उसको पेट्रोनाइज कर रखा था, इस तरह की चीज़ें भी पढ़ लो। बहुत ज़्यादा नहीं है, 2-3 पॉइंट्स आपको एक्स्ट्रा ऐड करने पड़ेंगे नोट्स में। सब कुछ गूगल कर लो या ChatGPT से पूछ लो, लेकिन करो। मतलब आप, यू हैव टू रन द एक्स्ट्रा माइल। अगर आप 2 माइल एक्स्ट्रा जाओगे ना, या 2 चीज़ें एक्स्ट्रा करोगे,
अगर इस पे क्वेश्चन आ गया ना आपके कॉम्पिटिटर से, ऑलरेडी आपका +1 हो गया। और यही +1 होता है जो आपको आगे ले जाता है या पीछे ले जाता है। ऐसा नहीं कि किसी का कट ऑफ में बहुत 80-82 क्वेश्चन सही हो गया, 84 कट ऑफ गया, समझ रहे हो आप, ये +1 है उसके लिए। इसके साथ साथ बैलेंस करना है आपको करंट में और स्टैटिक में। ये कैसे पता चलेगा? PYQs देख करके। जब आप PYQs देखते हो ना, तो आप ये देखो कि ये जो करंट अफेयर उस समय पूछा गया था वो क्यों पूछा गया था। क्या जैसे मान लो प्रेसिडेंट पे किसी भी साल कुछ बड़ा होता है, वो तुरंत आपका पेपर में आता है। जैसे इस साल वाइस प्रेसिडेंट साहब हैं, उनका धनखड़ साहब का बीमार हो जाना, उनका इस्तीफ़ा देना, नई VP आना, इनका इलेक्शन कैसे होता है, ये सब आपने पढ़ लिया। इससे क्या होगा, आपका स्टैटिक तो मजबूत हो ही रहा है, आपका करंट रिलेटेड भी चीज़ें मजबूत होती हैं। सेम चीज़ गवर्नर पे देखते हो कुछ ना कुछ मुद्दे होते रहते हैं, LG पे मुद्दे होते रहते हैं। दिल्ली में जो LG के साथ जब केजरीवाल साहब थे तब चीज़ें उनकी डिफ्रेंशिएट होते रहते थे। तो आप पढ़ लो कि गवर्नर का क्या रोल है, कहाँ से आया है, सोर्सेज क्या हैं, पावर्स क्या हैं, ये सब अगर आपने कर लिया ना, इनके आर्टिकल्स याद कर लो, तो ऑफ कोर्स आप लोगों से आगे निकल जाओगे। और यही सारे तरीके होते हैं। ऐसा नहीं है कि जो प्रीलिम्स हर बार निकाल रहे हैं, 6-6-7 बार निकाल रहे हैं, वो कुछ बहुत जादू कर रहे हैं। बेसिक सोर्सेज आपको करने हैं, जो किताबें सबको पता होती हैं वो आपको पढ़नी है, कुछ जादूगरी नहीं करनी है। साथ में करंट अफेयर करना है, मंथली कर लो बेस्ट है, अगर ईयरली भी कर रहे हो तो इतने अच्छे से करके जाओ कि आता हुआ गलत हो ही ना, ठीक है। और सबसे बड़ा मुद्दा, जब प्रीलिम्स जैसे जैसे पास आता है ना, कोचिंग वाले बोलते हैं 60 दिन में प्रीलिम्स निकालो, इसका हमारा PDF ले लो, 50 दिन में प्रीलिम्स निकालो, हमारा PDF ले लो, 30 दिन में प्रीलिम्स निकालो, हमारा PDF ले लो। मत लो भाई, किसी के PDF से 30 दिन में पढ़ के आपका नहीं निकलेगा। किसका PDF पढ़ोगे? अपने खुद के बनाए हुए शॉर्ट नोट्स। वैसे भी आखिरी के दिनों में नया पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है अपने को। जितना लास्ट में आप पढ़ ले जाओ ना अपना लिखा हुआ अपना खुद का, वही बेस्ट होता है, इससे ज़्यादा कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो जैसे जैसे प्रीलिम्स पास आए, अपने ही मटेरियल पे अड़े रहो। स्टेशनरी जाते हो ना, देखते हो कि दुनिया भर का PDF मिला है, नहीं लेकर आने की ज़रूरत है, बिल्कुल भी नहीं लाना है आपको। सिर्फ क्या करना है, आपको स्टेशनरी जाना है प्रीलिम्स के पास आने पे, या अगर आपको अभी मिल रहा है तो अभी टेस्ट कम से कम 3 कोचिंग के 10-10 टेस्ट लगा लो। हो सके तो 50 टेस्ट तो कर ही लो कम से कम प्रीलिम्स आने पे। अभी आप दिसंबर से ही लगाना शुरू करोगे ना, अगले जून तक आपका आराम से 50 टेस्ट हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। हर हफ्ते में एक टेस्ट देते रहो, बहुत आराम से हो जाता है। CSET को बिल्कुल भी मत इग्नोर करना भाई, CSET बहुत ज़रूरी है। मेरे चैनल पे चले जाओ, आपको CSET के वीडियोस कुछ मिल जाएंगे। CSET PCS का बहुत आसान आता है, सिर्फ और सिर्फ आपको ना PYQs लगाने हैं। कुछ नहीं तो 2017 से उठाओ PYQ CSET के, लगा डालो सारे। हफ्ते में एक दिन CSET पढ़ते रहो, कम्युनिकेशन एंड इंटरप्रिटेशन वाले क्वेश्चन कर लो। डिसीजन मेकिंग बहुत आसान आता है, वो कर लो। और इसके साथ हिंदी कर लो, इंग्लिश कर लो। मैथ्स अगर आपकी अच्छी नहीं है तो, मैथ्स अच्छी है तब तो बहुत बढ़िया, बस लेकिन PYQs सारे कर लो, आपका CSET उतने में ही हो जाएगा आराम से। तो लास्ट में क्या है कि नए सोर्सेस आपको लिमिटेड रखने हैं। सबसे मतलब समरी हम यही लिखेंगे कि आपको सोर्सेज रखने हैं लिमिटेड। आपको रिवाइज करना है 3-2-1 और एक्टिव रिकॉल, साथ साथ फाइमन टेक्निक आप यूज़ कर सकते हो, डिस्कशन कर सकते हो। इसके बाद आता है आपका टेस्ट मैंने इतनी बार बोला ना लगाने को, मैचिंग क्या है, GS वर्ड कहीं भी लगा लो, ओपन मॉक लगा लो। करंट अफेयर्स बहुत ध्यान रखना है आपको। मिसलेनियस का सिंगल सोर्स, मिसलेनियस से क्योंकि कोई भरोसा नहीं है कितना क्वेश्चन आ जाए। यूपी स्पेशल का मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी कि कहाँ से पढ़ना है, क्योंकि वो मेंस का और प्रीलिम्स का अलग अलग नहीं है, सिमिलर ही है, तो वो कर लेना। PYQs इतनी बार लगा लो ना कि रट जाए आपको। फिर किसी भी नए मटेरियल के पीछे नहीं भागना है। CSET के लिए PYQs लगाने हैं, ज़्यादा हो तो टेस्ट लगा लेना 2-3। किसी भी कोचिंग के आखिरी में CSET के जो टेस्ट आते हैं 2-3 लगा लो, टाइम के हिसाब से हो जाएगा आपका उतने में भला। इसके अलावा आपको कोई भी दिक्कत है आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछो, मैं आपको बताती हूँ जो भी है। मिस्टेक्स को रिपीट नहीं करना है, अपनी खुद की गलतियों से आप सीखिए। अगर आप पहली बार दे रहे हो तो इतने टेस्ट लगा लो कि मेन पेपर में गलती हो ही ना। एक बहुत अच्छा कोट है कि अगर आप जब आप चीज़ों को प्रैक्टिस कर रहे हो ना, अगर तभी आप ब्लीड करते हो, यानी आप तभी चोटें सह लेते हो, तो आप वो मेन युद्ध में जाके नहीं वो चोटें आपको नहीं लगती हैं, ठीक है। बस यही समझना है अपने को कि 2026 को आप फाइनल मान के चलो, आपको यहाँ पे सिलेक्शन लेना है। प्रीलिम्स निकालने की इससे बेटर तरीका कोई है ही नहीं।
सोर्सेस ये आप मत सोचो कि कोई बहुत मैजिकली कोई सोर्स मिल जाए वो हम पढ़ लें, ऐसा नहीं है। सोर्स आपको यही पढ़ने हैं जो आप, पर बस एक चीज़ का एक सोर्स, एक्टिव रिकॉल और साथ में टेस्ट लगाओ, बस इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं कहना मुझे इसके बाद। धन्यवाद अगर आपने ये वीडियो आखिरी तक देखा है, ऑलरेडी आपका अटेंशन स्पैन बहुत अच्छा है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आप अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को शेयर करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, ऐसे वीडियोज़ और आते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।